इस कहानी में दो शहरी बहुएं अपनी सास के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती हैं। कई बार तो झूठे बहानों का सहारा लेकर अपनी सास से घर का काम भी करवाती हैं। जहां उनके पति कुछ बोलते तो अपनी सास को आगे भेज देती सफाई देने के लिए। दीपक और अनूप दोनों ही शहर में कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करते थे। दीपक और अनूप ने शहर में ही अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली थी। इन दोनों को शहर में रह रहे काफी समय हो गया था। दीपक अनूप की माँ सरला उन्हें काफी समय से वापस आने के लिए बोल रही थी, लेकिन दोनों ही कोई न कोई बहाना बनाकर बार बार टाल रहे थे। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद दीपक अपने बड़े भाई अनूप से बात कर रहा होता है। तभी उनकी माँ का कॉल आता है और ये देखकर दीपक बोलता है, भाई माँ इतने टाइम से हमें याद कर रही है और रोज ही हम मना कर देते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि ना अब तो हमने शादी भी कर ली है, तो क्यों ना हम माँ को एक बार मिलकर आ जाएं। बात तो सही कह रहा है तू। इसी बहाने हम अपनी माँ से अपनी बीवियों को मिलवा भी देंगे। लेकिन मुझे एक डर ये भी है कि कहीं हमारी बीवियाँ माँ के आगे कलेश ना कर दे। ये डर तो मुझे भी है, क्योंकि उन्होंने कभी गांव नहीं देखा। उन्हें नहीं पता कि गांव के तरीके, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, और कहीं माँ से बहस न करने लग जाए वो दोनों। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमें उनसे मिलने जाना ही है। कब तक हम माँ से अपनी बात छुपा सकते हैं। उन्हें जितनी देर से पता चलेगा उतना ही बुरा लगेगा उन्हें, इसलिए चलते हैं अब। ठीक है, मैं गांव की टिकट करवा देता हूँ। अनूप इतना बोलकर गांव जाने की 4 टिकट करवा देता है और कुछ ही दिनों बाद अनूप अपनी बीवी प्राची और दीपक अपनी बीवी स्वाति के साथ अपने गांव चले जाते हैं। गांव जाने के बाद अनूप और दीपक दोनों अपनी माँ से अपनी अपनी बीवियों को मिलवाते हैं। सरला अपनी दोनों बहुओं से मिलती है तो दोनों के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, कितनी प्यारी बहुएं लाए हो तुम दोनों, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ऐसी बहुएं तो मैं खुद ढूंढने जाती तो भी नहीं मिल पाती। सच में बहुत ही सुंदर बहुएं है मेरी। अब तो मेरे पास ही रहना है इन दोनों को। माँ जी, मुझे अपने फेस पर ऐसे किसी का हाथ रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको ये किसने कहा कि हम दोनों यहाँ रहने वाले हैं? अरे हम यहाँ रह कैसे सकते हैं? यहाँ तो सब इतना बेकार है। और तो और यहाँ पे किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं है। अब घर देख रही हो, ये भी अच्छे से नहीं बना है, और आप बोल रही हो कि अब हम यहाँ रहने वाले हैं। अगर ये बात आपके बेटों ने कही है ना तो भूल जाइए। दीपक, अनूप, ये बहुएं क्या बोल रही हैं? एक तो तुम दोनों इतने दिनों बाद आए हो और अब यहाँ पर कुछ समय भी नहीं रुकने वाले हो। अरे तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे माँ, ये दोनों आपकी बहुएं हैं, इन्हें थोड़ी दिक्कत परेशानी तो होगी ही ना। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हम तो। क्यों दीपक, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। माँ, आप अपनी बहुओं को उनका कमरा दिखा दो। इतने लंबे सफर से आई हैं, थोड़ा बहुत आराम कर लेंगी, फिर सब आराम से बैठकर बातें करेंगे। दीपक इतना बोलकर वहीं बात को काट देता है। उसके बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। सरला भी बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए उसकी भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब ही थी, इसीलिए वो आराम करने लगती है। शाम के समय जब सभी एक साथ बैठे हुए थे तो स्वाति कहती है, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अब जल्दी से जाकर कोई खाना बना दो, या फिर बाहर से ही कुछ बढ़िया सा मंगवा लो, सब वही खा लेंगे। क्यों, सही है ना? हाँ, बनाना क्या है, यही सही रहेगा कि हम बाहर से ही कुछ बढ़िया सा खाना मंगवा ले, क्योंकि चूल्हे पर मुझसे तो कुछ भी नहीं बनने वाला। जिसे आता है वो खुद बना दे या बाहर से खाना मंगवा लो। बाहर से क्या मंगवाना है? अरे तुमने चूल्हे पे बना खाना नहीं खाया है तो एक बार खा कर तो देखो, फिर तुम भूल जाओगी कि क्या बाहर का खाना होता है और क्या शहर का खाना होता है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये चूल्हे का खाना। अरे चूल्हे का खाना भी कोई खाना होता है भला? इससे अच्छा तो इंसान भूखा ही रह जाए। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। और नहीं तो क्या, चूल्हे पर खाना बनाने लग जाओ तो अपनी हालत खराब हो जाती है। फूंकते रहो इतनी देर तक, आग जलती ही नहीं है। गैस होती तो एक बार में बना लेती, लेकिन चूल्हे पर नहीं। मुझे तो गैस पर खाना बनाना ही नहीं आता। मैं बचपन से ही शहर में पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे खाना वाना नहीं बनाया जाता, और ना ही मुझे सिखाया गया है ये खाना बनाना। अरे जब तुम दोनों ही खाना नहीं बना रही हो, तब क्या माँ सबके लिए अकेले ही खाना बनाए? अरे आप लोग बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार माँ जी अकेले खाना बना रही है। आज से पहले भी तो कितनी बार माँ जी ने अकेले ही बनाया है, अब तक अकेले ही बनाती है ना। तो आज भी अकेले ही बना लेंगी। अरे जब शहर वाली बहुओं को लेकर आए हैं तो उनकी सुख सुविधा भी तो देखनी चाहिए ना। हमें चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता तो नहीं आता, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई। अरे तुम सब आपस में बहस मत करो,
मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। और बहुएं सही तो बोल रही है ना, जब उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं आता है तो कैसे बनाएंगी। कोई बात नहीं बहुओं, मैं बना लूंगी। सरला बहस को शांत करवाती है और खुद ही खाना बनाने के लिए बोल देती है। सरला की बहुएं अब घर का सारा काम ही सरला से करवाने लगती है और ये सब अनूप और दीपक देख रहे थे। उन्हें काफी बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि सरला उन्हें शांत करवा देती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। सरला की एक दिन काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे काफी ज्यादा खांसी आती है। सरला अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ प्राची आती है और सरला से कहती है, माँ जी, आप यहाँ आराम कर रही हो तो खाना कौन बनाएगा? आपको पता है ना, हम लोगों को खाना बनाना नहीं आता, फिर भी आपको आराम करने से फुर्सत नहीं है। जाओ खाना बना लो अब। बहुओं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, हल्का हल्का बुखार भी लग रहा है। बिल्कुल हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। आज तुम लोग ही खाना बना लो, मैं बता दूंगी कैसे बनाते हैं। माँ जी, हिम्मत नहीं है का क्या मतलब है आपका? अरे खाना ही तो बनाना है, कौन सा आपको पहाड़ तोड़ने के लिए बोल रही हूँ। जल्दी से बना के फ्री हो जाओ और आराम करो। बहू, जब मेरी हालत ही नहीं है कुछ काम करने की तो मैं कैसे रसोई में जाकर खाना बनाऊं। थोड़ी बहुत हालत ठीक होती तो मैं कुछ बोलती ही नहीं। अच्छा, एक काम करो माँ जी, आप रसोई में जाकर खाना बनाओ, धीरे धीरे बना लेना, आपको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? अब तो कर लो, जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। प्राची इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सरला भी रसोई में खाना बनाने लगती है। सरला खाना बना रही थी और प्राची अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी प्राची के पास स्वाति आती है और बोलती है, दीदी खाना बन रहा है ना? अरे माँ जी तो बहुत ड्रामे कर रही थी खाना बनाने में, खांस रही थी बार बार, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और भेज दिया खाना बनाने को। अरे दीदी, गांव के लोग वैसे ही इतने बीमार रहते हैं, अब हम माँ जी के हाथ का खाना खाएंगे तो कहीं हम भी बीमार ना पड़ जाएं। दोनों बहुएं मिलकर सरला की बुराई कर रही थी और ये सब अनूप और दीपक सुन लेते हैं। दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों कमरे में आते हैं और अनूप गुस्से में कहता है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? अपनी सासू माँ के बारे में ऐसी बातें करते हो, उनकी बुराई कर रहे हो उनके पीछे। अरे माँ है ना, तभी तुम दोनों खा पी रहे हो, लेकिन तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती। माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और शहर से हो तुम दोनों, तो माँ का इस तरह मजाक बनाओगी? माँ की अहमियत तो तुम्हें तब पता चलेगी ना जब तुम दोनों की अपनी माँ होती। शहर की बहुएं हो, माँ ने फिर भी तुम दोनों को प्यार दिया, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया। हमें माफ कर दो, हमने माँ जी के साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हम शहर से आई बहुएं हैं, लेकिन पता नहीं खुद को क्या समझने लग गई थी। हमारी ही गलती है सारी। हाँ, हमें समझना चाहिए था कि हम छोटी घर की बहुएं हैं, हमें माँ जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमने माँ जी से ही अपनी सेवा करवा ली थी, लेकिन अब हम अपनी गलती समझ गई हैं। स्वाति और प्राची दोनों को ही अपनी गलती समझ आती है और दोनों जाकर अपनी सास से माफी मांगती है। उसके बाद वो दोनों कभी भी अपनी सास के साथ गलत बर्ताव नहीं करती। गोपाल अपनी गाय गौरी को नहलाने के लिए गांव के पास वाले तालाब में ले जाता है और गाय को अच्छे से तालाब में रगड़ रगड़ कर नहलाता है। कुछ देर बाद वो उसे चारा खिलाने के लिए पास के ही खाली खेत में घास खाने के लिए छोड़ देता है। तभी पानी भरा मटका ले जाते हुए गांव में रहने वाली सुरसुरी गोपाल की गाय को अपने खेत में जाते हुए देखकर कहती है, काहो गोपाल भैया, तुम्हारी गैया को चरने के लिए हमारा ही खेत दिखा था क्या? देखो तो सारा घास एक बार में खा गई। अरे सुरसुरी बहन, कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरी गाय का नाम है, वही कहा करो। तुम्हें याद ना रहे, इतना कठिन तो नाम नहीं है उसका। हाँ हाँ ठीक है गौरी, तुम अपनी गौरी को घर में चारा वारा काहे नहीं डालते? देखो ऐसे हमरे खेत में अपनी गौरी को ना छोड़ा करो। सुरसुरी बहन, तुम तो जानती हो चारा बाजार में कितना महंगा है। अब मैं गरीब अपनी गौरी को चारा खिलाऊं या अपने परिवार को खाना? वो सब हम नहीं जानते, और जब गरीबी में चारा नहीं खिला सकते हो तो काहे के लिए गैया पाले हो? खाली दूध दुहने के खातिर? हाँ, आज के बाद कभी तुम्हारी गैया को हम देख लिए ना अपने खेत में तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर सुरसुरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गोपाल वैसे तो एक गरीब मजदूर था और वो अपनी गाय गौरी को बहुत प्यार करता था और उसे अपनी शादी के दहेज में गौरी मिली थी। वो मजदूर था, इसीलिए कभी काम मिलता तो कभी नहीं, जिसके कारण घर में पैसों की तंगी हमेशा रहती। इसीलिए वो अपनी गाय का दूध भी बेचा करता। वो गौरी के लिए चारा नहीं खरीद पाता था, इसीलिए उसे किसी के खेत में अक्सर घास चरने के लिए छोड़ दिया करता। एक शाम गोपाल के घर के बाहर खूंटे से बंधी गौरी अपनी पूंछ को हिलाकर
उसके आसपास के मच्छर मक्खियों को दूर भगा रही थी। ये देखकर गोपाल अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहता है, माला, अरे भगवान, कहाँ हो तुम? अजी घर में ही हूँ, और कहाँ रहूंगी। क्या हुआ? घर में बैठी हो, कभी बाहर आकर एक नजर गोरी को भी देख लिया करो। देखो तो कितने मच्छर मंडरा रहे हैं इसके आसपास। अरे मंडरा ही रहे हैं ना, कौन सा आपकी गोरी को छेड़ रहे हैं। और मैं घर में खाना बनाऊं या आपकी गैया को देखूं? तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लाओ मुझे उपला दो, उसे जलाकर धुआं कर दूंगा तो सारे मच्छर भाग जाएंगे। उपले? अरे कहाँ से लाऊं उपले? बाजार में भी अब 5 रुपए का एक छोटा उपला मिलता है। पैसे उपले लाने में खर्चा करूँ, इतने भी अमीर नहीं है हम। अरे भगवान, उपले खरीदने की भला क्या ही जरूरत? उपले बनाने के लिए गोरी का गोबर क्यों नहीं इस्तेमाल में लाती तुम? दिमाग में गोबर भरा है क्या आपके, जो सब कुछ भूल जाते हैं? हम गोबर भी तो सुनीता बहन को बेच देते हैं और वो सुबह ही आकर जितना गोबर होता है ले जाती है और हफ्ते भर के गोबर के 50 रुपए देती है बस। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी 11 साल की बेटी सोनी अंदर से बाहर आकर कहती है, माँ, खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और, बन ही रहा है। दोपहर से भूखी है बच्ची, दुकान से उधार ही आटा और खाना बनाने का तेल लाई हूँ। देखो, इस गौरी की सेवा से तुम्हारे परिवार का गुजारा नहीं होने वाला। कोई काम ढूंढो। इसके हर दिन के 2 लीटर दूध और गोबर बेचने से जो पैसा आता है ना, वो गरीबी में घर चलाने के लिए काफी नहीं है। मैंने 1-2 जगह पता भी किया है और लगता है काम जल्दी ही मिल जाएगा। माँ चलो ना, मुझे खाना खाकर गौरी के साथ खेलना भी है। हाँ बेटा, अंदर चलो। माला अपनी बेटी को लेकर चली जाती है तो गोपाल भी गौरी को प्यार से पुचकारते हुए वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, गोपाल को एक जगह काम मिल जाता है, जिसके कारण वो सुबह से शाम तक बाहर ही रहता और अब गौरी की देखभाल माला किया करती। वो रोज सुबह उसे चारा डालती और उसका दूध निकालकर बेचने चली जाया करती। लेकिन गौरी अब ज्यादातर खूंटे से बंधी रहती। एक रोज छुट्टी के दिन जब गोपाल सुबह उठता है तो देखता है कि गौरी के शरीर पर छोटे छोटे चकदे जैसे दाने उभर आए हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी माला बाल्टी लेकर उसका दूध निकालने आती है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं गौरी को? साइड हटिए, दूध निकालना है। 2 दिन से ये गौरी कम दूध दे रही है वैसे। मुझे लगता है गोरी की तबीयत ठीक नहीं। देखो ना, इसके शरीर पर ये चकते जैसे निशान कैसे हो गए हैं। अरे ये कुछ नहीं है, मच्छर वच्छर ने काट लिया होगा। बीमार होती तो भर भर के चारा खाती क्या? नखरे हैं इसके। अभी घुमाने को नहीं मिल रहा ना सारा दिन, खूंटे से ही तो बंधी रहती है। जानवरों के बिना अलग ही नखरे हैं। माला के कहने पर गोपाल भी इतना ध्यान नहीं देता। तभी उसकी बेटी सोनी गौरी के साथ खेलने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक शाम काम से लौटते हुए वो देखता है कि गांव में रहने वाले लल्लन के घर के आगे भीड़ जमा है। तभी वो आगे बढ़कर देखता है कि लल्लन की 2 गायें जमीन पर बेसुध हालत में पड़ी है और उनके शरीर पर चकते जैसे मोटे मोटे दाने हैं। तभी वो बगल में खड़ी सुरसुरी से कहता है, ये लल्लन की गैया को क्या हो गया? भगवान जाने गोपाल भैया, सुनने में तो आ रहा है कि दोनों गैया को कोनो वायरस हो गया, जिसके चलते गुजर गई दोनों। वायरस? वही तो, अभी इंसान वाला वायरस गया नहीं, देखिए ना जानवर वाला कौन सा नासपिटा वायरस आ गया। लल्लन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वायरस की बात सुनकर उसे अपनी गौरी का ख्याल आता है। वो जल्दी से घर पहुंचता है तो देखता है कि गौरी आराम से चारा खा रही थी, लेकिन उसके शरीर के वो दाने अब बढ़ते जा रहे थे। अगली सुबह जब वो काम पर निकल रहा था, तभी उसे माला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो माला के पास पहुंचकर वो देखता है कि खूंटे से बंधी गौरी जमीन पर बेसुध पड़ी है और उसके मुंह से लार निकल रही है। वो अपनी गैया को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने निकल जाता है। थोड़ी देर में वो पशुओं के डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर गौरी की जांच करता है। डॉक्टर साहब, मेरी गौरी को वो अचानक बीमारी कैसे हो गई? गोपाल देखो, तुम्हारी गौरी के लक्षण बता रहे हैं कि वो लंपी वायरस की चपेट में है। वायरस? पर डॉक्टर साहब, हम तो गौरी को कहीं लाते ले जाते भी नहीं हैं, तो फिर? देखिए, वायरस दुधारू पशुओं में फैलने वाला वायरस है। गांव में 4-5 और गायों में भी पाया गया है और देश के अनेकों हिस्सों में इसके चलते बहुत सी गायों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। यानी अब हमारी गौरी भी नहीं बचेगी बाबा?
देखिए, दिल छोटा मत कीजिए। आपकी गाय के मुंह से लार आना, ये चकते जैसे दाने, बुखार आना, और शायद अब आपकी गोरी पहले जितना दूध भी नहीं देती होगी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, दिन में 2 बार दूध देती थी, लेकिन अब तो 1 बार में भी बहुत कम देती है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ही गाय है, इसको बचा लीजिए। देखिए, घबराइए मत। ठीक तरह से देखभाल मिलेगी तो आपकी गोरी ठीक होगी। फिलहाल मैं इसके बुखार के लिए एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इसे अब एंटीबायोटिक देनी होगी, वो मुझे शहर जाकर लानी होगी। तब तक आप लोग इसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी बच्ची को अभी इससे दूर ही रखना। ये सैनिटाइजर है, रोज गोरी के शरीर पर छिड़कते रहिए। डॉक्टर गोपाल को सब कुछ समझाकर वहाँ से चला जाता है और गोपाल अपनी गोरी को ऐसे देखकर रोने लगता है। गोपाल की गाय वायरस की चपेट में है, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तो जो 2-4 लोग गाय का दूध खरीदते थे, वो भी अब दूध लेना बंद कर देते हैं। गोपाल डॉक्टर के कहे अनुसार गोरी के शरीर को सैनिटाइज करता है। अगले दिन डॉक्टर आकर गोरी को एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाता है। तो गोपाल कहता है, डॉक्टर साहब, इससे मेरी गोरी ठीक तो हो जाएगी ना? देखो गोपाल, कहा नहीं जा सकता। इस वायरस का अब तक कोई टीका नहीं है। मैं बस गोरी के लक्षणों के हिसाब से उसे दवाई के टीके लगा रहा हूँ। इससे फर्क पड़ेगा तो ये पूरी तरह ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। इसीलिए न ही ज्यादा उम्मीद लगाओ, न ही हिम्मत हारो। गरीब गोपाल अपनी एकलौती गैया के लिए बहुत परेशान था। वो दिन रात उसकी देखभाल करता। डॉक्टर भी आकर उसे समय समय पर एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देते, जिससे गौरी की हालत में सुधार होने लगता है। वो पहले की तरह खाना शुरू कर देती है और जमीन पर भी ज्यादा देर नहीं लेटती। ये देखकर गोपाल उसका परिवार खुश हो जाता है। बस उसके शरीर पर उन दानों के थोड़े बहुत निशान अभी भी थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स और साफ सफाई का ध्यान रखने से गरीब गोपाल की गाय फिर से स्वस्थ हो जाती है। ये देखकर गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, समय रहते जिस तरह गोपाल को अपनी गाय गौरी के इस वायरस की चपेट में होने का पता चलते ही उसने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी गैया को बचाया। हम भी आशा करते हैं हमारे देश की गौ माताएं इस वायरस से बची रहें और इस बीमारी का शीघ्र ही कोई निवारण आए। आशा अपने घर में अपनी जेठानी अनीशा, सास सरोज और अपने पति अंकित को बुलाती है और सबको बताते हुए कहती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस घर में नया मेहमान आने वाला है। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे कान तरस गए थे इस खुशखबरी के लिए। भाभी, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप बड़ी माँ। अनीशा बहू से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आशा की माँ बनने की खुशखबरी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर में बच्चे की रौनक होने लगेगी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आशा की वजह से मुझे भी माँ बनने का सुख मिलेगा। आशा के आने से ही हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हैं। अब देखना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, कोई परेशानी ही नहीं होने दूंगी तुम्हें। दीदी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो आशा बहू को भी अपने मायके ही जाना होगा। माँ जी, लेकिन मेरी देवरानी के मायके वाले इतने गरीब हैं, देवरानी जी का ख्याल कैसे रखेंगे वो लोग? हम सब तो यहाँ है ना, तो आशा का ध्यान रखने के लिए उसे मायके भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे खानदान में अब तक जितने भी बच्चे हुए सब उनके ननिहाल में ही हुए हैं। माना जाता है बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो बच्चे पर आने वाली सारी बला टल जाती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन गरीब देवरानी है मेरी, उसे उसके मायके में वो सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो यहाँ उसे हम दे सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात को समझो माँ जी। बहू, मैं समझ रही हूँ, तुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है ये बात सुनकर जितनी मुझे हो रही है, लेकिन मैं बस तेरी खुशी के लिए अपने घर की परंपरा तो नहीं बदल सकती हूँ ना। दीदी, आप फिक्र मत करो। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस हालात में भी मेरे घर वाले मेरा ध्यान ना रख पाए। आप निश्चिंत रहो, मुझे लेकर मैं अपना ध्यान रख लूंगी वहाँ। हाँ भाभी, आप न खामखा ही इतनी फिक्र कर रही हो। अरे अगर आशा को किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी तो वो हमें बता ही देगी ना, हम तो हैं ही उसके लिए। अब तो तसल्ली हो गई ना, या अब भी मन में कोई बात है? ठीक है माँ जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन आशा तुम मुझे फोन करती रहना और कोई भी परेशानी हो तो बता देना। ठीक है दीदी, बस अब आप और चिंता मत करो,
खुशखबरी दी थी मैंने, लेकिन आपका तो मुंह अब भी बना हुआ है। अरे नहीं, तेरी इस खुशखबरी की वजह से ही तो घर में इतनी चहल पहल है। अपना ध्यान रखना तुम। हाँ, अभी तो चहल पहल बहू के मायके में भी होगी। जब गोद भराई की रस्म होगी वो भी बहू के मायके वाले ही करते हैं। बस भगवान आगे भी सब कुछ अच्छे से ही संभाल ले। आशा के माँ बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे और सरोज अंकित को बोलकर आशा को उसके मायके भिजवा देती है। सभी लोग आशा के अब माँ बन के आने का इंतजार कर रहे थे। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीशा सरोज के पास जाकर उसे कहती है, माँ जी, आशा की गोद भराई भी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके मायके वालों के यहाँ से कोई खबर नहीं आई कि कब होगी गोद भराई। तैयारी हम भी तो शुरू कर देते ना, अगर कुछ खबर मिल जाती तो। अरे वो सब तो उसके मायके वाले ही देखेंगे ना, और तैयारी भी कर ही रहे होंगे। जरूरी थोड़ा है हर छोटी बड़ी बात तुझे ही आकर बता दे। थोड़ा तो सब्र रख। माँ जी, अगर वो नहीं बता रहे तो हमारा फर्ज तो बनता है ना कि हम खुद ही एक बार उनसे पूछ लें। इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी तू तो आशा बहू को जानती ही है, वो संभाल लेगी। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आशा बहू हमारे खानदान को वारिस दे रही है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। मुझे भी खुशी है आशा के माँ बनने से, लेकिन यहाँ तो सब मेरी करीब देवरानी के गुण ही गाए जा रहे हैं। बारिश दे रही है तो क्या हुआ, इतना भी बड़ा कुछ थोड़ी कर रही है। बहू एक काम कर, तू आशा बहू के लिए एक नया गद्दा मंगवा ले। वो जब अपने मायके से वापस आएगी बच्चे के साथ तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए सब अभी से कर ले। माँ जी, आशा के कमरे में तो पहले से ही इतना अच्छा गद्दा है, तो फिर नए गद्दे की क्या जरूरत। गद्दा है लेकिन वो पुराना भी तो हो गया है ना। नया गद्दा होगा तो वो मुलायम भी होगा। आशा बहू को कमर दर्द वगैरह नहीं होगा, और छोटे बच्चे को भी तो मुलायम गद्दे ज्यादा आरामदायक लगते हैं। माँ जी ने आज तक तो कभी मेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा, और अब आशा के कमर दर्द के लिए इतना सोच रही हैं। उस गरीब देवरानी की माँ जी को इतनी चिंता है। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो एक बार आशा बहू के मायके हो आइयो, उससे मिलना भी हो जाएगा। देख आइयो सब ठीक है या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जब समय मिले तब चली जाइयो। और हाँ, ये भी देख लियो कि गोद भराई की तैयारी शुरू हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो याद दिला दियो कि गोद भराई मायके वाले ही करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बता दूंगी। सरोज इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग आशा पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये सब देखकर अनीशा को चिढ़ होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी टाइम बाद अनीशा आशा के मायके जाती है आशा से मिलने, जहाँ आशा झाड़ू लगा रही थी। आशा को देखकर अनीशा कहती है, अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? पता है ना, ऐसी हालत में झुककर काम नहीं करते। ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? चलो यहाँ आराम से बैठो पहले। आप यहाँ कब आई, और एक बार बता दिया होता कि आप आने वाली हो। बता के आती तो ये थोड़ी पता चलता मुझे कि तुम यहाँ आकर भी काम ही कर रही हो, वो भी इस हालत में। मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गर्भवती होने के बाद भी ऐसे काम करो। मैं तो अपने ही घर का काम कर रही हूँ, कोई बाहर का काम थोड़ी कर रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं होता। तुम्हें कोई परेशानी हो गई तब क्या करोगी? इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आशा को ऐसे काम करते देखकर अनीशा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अनीशा आशा को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर आशा की माँ नीलम आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, वो तो मैं बस यहाँ हालचाल लेने आ गई थी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुम यहाँ आ गई हालचाल लेने। और बताओ, वहाँ घर पर सब ठीक है? हाँ, वहाँ तो सब ठीक है। वैसे काकी, आशा को 5वां महीना लग गया है। अब तो उसकी गोद भराई का समय भी आ गया है। तैयारी शुरू कर दी है ना आपने? गोद भराई की तैयारी? वो अभी? दीदी, वैसे ही माँ के ऊपर मेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है, और अब इस बीच में गोद भराई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई ही नहीं होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। गोद भराई में तुम्हें ना जाने कितने लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। बस तुम्हारी गरीबी की वजह से इतनी खास रस्म को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन माँ जी ने बोला था ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो गोद भराई की रस्म भी यहीं से करवाने को बोलेंगी माँ जी, और आप तो समझ सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। तुम हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही हो,
माना मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी गोद भराई की रस्म ना हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारी गोद भराई की रस्म तो जरूर होगी। लेकिन कैसे होगी, आप खुद ही बताओ ना। मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। माँ जी को हम पता ही नहीं चलने देंगे। देखो, माँ जी की परंपरा है ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो तो होगा ही। और रही गोद भराई की बात, वो मैं संभाल लूंगी। अनीशा अपनी गरीब देवरानी की गोद भराई की तैयारी करने लगती है और अपनी सास को बिना पता चले ही उसकी गोद भराई की सारी तैयारी करती है। और 2 दिन बाद जब आशा की गोद भराई होती है तो वहाँ काफी लोग आते हैं। अनीशा अपनी देवरानी की गोद भराई में उसे बहुत लोगों के आशीर्वाद दिलवाती है और सब कुछ अच्छे से होता है। सरोज को भी कुछ पता नहीं चलता और अनीशा की गरीब देवरानी की गोद भराई भी हो जाती है।